हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान का डोज। काफी टाइम से मैं सिर्फ लाइव सेशंस कर रही थी, बट टुडे आई डिसाइडेड कि सेक्टर स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। एक्चुअली मेरा तरीका ही यही है कि मैं पहले इंडस्ट्री स्टडी करती हूँ और उसके बाद पर्टिकुलर कंपनी की तरफ मूव करती हूँ, क्योंकि जब तक हमें धंधे की ही नॉलेज नहीं होगी तब तक हम कैसे जज करेंगे कि कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रही है। So without wasting any further time, let's start. जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। इंडियन केमिकल इंडस्ट्री। Now everybody knows कि केमिकल स्टॉक्स डिफरेंट रीजन से बहुत बीटन डाउन है। So हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस इंडस्ट्री को समझें एंड उसके बाद इसमें से बेस्ट कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाएं। इंडियन केमिकल इंडस्ट्री एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। अलग अलग करने के बाद हमें मिला स्पेशलिटी केमिकल्स, बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स, क्लोरल्कलीज, इंक डाइज पिगमेंट्स एंड एग्रोकेमिकल्स। आज हम एग्रोकेमिकल्स को कवर करने वाले हैं। डिस्कस करेंगे कि क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हैं एंड क्या क्या देखना चाहिए जब आप इस इंडस्ट्री से कोई भी कंपनी को पिक करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू फर्स्ट, इस सेक्टर में बाइंग दिखनी शुरू हो गई है चार्ट्स पे। सो इफ यू वांट टू स्मार्टली कंपाउंड योर मनी, देन यू ऑल्सो हैव टू स्मार्टली इन्वेस्ट बिफोर द क्राउड गेट्स इन। आई ऑलवेज ट्राई कि इससे पहले सेक्टर में तेजी आए एंड वो भाग जाए, हम अच्छी कंपनीज को पढ़ के आगे का रन अप एंजॉय कर पाए। जैसा कि हमने रेलवे थीम को पकड़ा था, डिफेंस थीम को पकड़ा था, ऐसे ही अब हम सोच रहे हैं कि एग्रो केमिकल्स में पहले एंट्री की जाए। तो सबसे पहले देखते हैं एग्रो केमिकल्स क्या होते हैं एंड क्यों यूज होते हैं। जैसे कि सब जानते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है एंड फूड ग्रेन्स की डिमांड सिर्फ इंक्रीज हो रही है। लेकिन चैलेंज ये है कि हमारे पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी उपजाऊ जमीन, वो श्रिंक हो रही है। ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनका कहना है कि एनुअली हमारी 30 से 35% क्रॉप प्रोडक्शन खराब हो जाती है, क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते हैं जिसे हम कहते हैं पेस्ट। और इस बढ़ती फूड ग्रेन्स की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें एग्जिस्टिंग एरेबल लैंड यानी उपजाऊ जमीन, उसकी यील्ड बढ़ाने की जरूरत है, यानी अपनी क्रॉप्स को पेस्ट से प्रोटेक्ट करने की नीड है। जो केमिकल्स क्रॉप्स को पेस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं पेस्टिसाइड्स। यही होते हैं एग्रोकेमिकल्स। पेस्टिसाइड्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं। पहला है इंसेक्टिसाइड्स, यानी वो केमिकल्स जो इंसेक्ट्स के अटैक से बचाते हैं, जैसे कि मच्छर। फिर आते हैं फंगिसाइड्स, जो फंगस से बचाते हैं, हर्बिसाइड्स जो वीड्स से बचाते हैं, एंड आजकल एक नए टाइप के भी आए हैं, बायोपेस्टिसाइड्स। सो ये सब मिला के इनको कहते हैं हम एग्रोकेमिकल्स। कुछ स्टैट्स देखें तो इंडिया वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल एक्सपोर्टर है, एंड इंडियन क्रॉप प्रोटेक्शन की मार्केट 8 से 10% के कैगर से ग्रो करेगी। ये 8 से 10% वाली फिगर्स आपको सुमिटोमो केमिकल्स की एनुअल रिपोर्ट से मिल जाएगी। एग्रोकेमिकल कंपनीज ये भी दो तरह की होती हैं, एक होती है इनोवेटर्स एंड दूसरी जेनेरिक्स। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनोवेटर्स जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि न्यू इनोवेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी ये मॉलिक्यूल डिस्कवरी करते हैं। दे स्पेंड अ लॉट ऑन R&D। इसका एक एग्जांपल है BASF। एंड जेनरिक्स वो होते हैं जो इनोवेटर ड्रग के ही एक्टिव इंग्रेडिएंट से बनती हैं। पहले हम एग्रोकेमिकल्स की वैल्यू चेन समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट है आपका की स्टार्टिंग मटेरियल, जिसको रॉ मटेरियल भी कहते हैं। फिर आता है इंटरमीडिएट्स एंड इसके बाद आते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जिसको टेक्निकल्स भी कहा जाता है। तो आगे मैं वीडियो में अगर टेक्निकल्स एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वर्ड यूज करूं तो आप समझ लेना कि दोनों सेम चीजें हैं। एंड देन फॉर्मुलेशंस बनती हैं,
जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, सॉल्वेंट्स, इन सब चीजों को ब्लेंड करके बनती हैं टू क्रिएट रेडी टू यूज प्रोडक्ट। फॉर्मुलेशंस आपकी लिक्विड भी हो सकती हैं एंड पाउडर फॉर्म में भी होती हैं। इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर को चला जाता है एंड उसके बाद वही रिटेलर एंड फार्मर तक पहुंच जाता है। जब आप कंपनी स्टडी करेंगे तब आपको पता लगेगा कि कंपनीज इस वैल्यू चेन में कहां कहां प्रेजेंट है। यानी कुछ कंपनीज इंटरमीडिएट्स, टेक्निकल्स, फॉर्मुलेशंस तीनों में एंगेज्ड होंगी, कुछ कंपनीज टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशंस में होंगी एंड सो ऑन। जो कंपनीज टेक्निकल्स पे फोकस करती है वो इंडस्ट्री में बेटर मार्जिन्स कमांड करती है क्योंकि इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। बीइंग बैकवर्ड इंटीग्रेटेड इन दिस बिजनेस इज अ डिफरेंशिएटर। बेसिकली अगर आपकी कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है तो वो एक डिफरेंशिएटर है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडिया में रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट होता है। तो सारी कंपनीज बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लान कर रही हैं ताकि जो रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशंस एंड चाइना पे डिपेंडेंसी है, इन चैलेंजेस को रिड्यूस किया जा सके। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि डोमेस्टिक मार्केट मॉनसून पे डिपेंड करती है, तो बिजनेस सिक्लिकल है। वहीं अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट्स इस बिजनेस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए ये चेक करना काफी इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी का क्या कंट्रीब्यूशन है। एंड आपका काम आसान करने के लिए मैंने स्क्रीन पे ये लगा दिया है, इसमें आपको इजीली मिल जाएगा कि डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन क्या है एंड टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है। पीयर स्टडी करते हुए ये ध्यान दे सकते हैं कि कंपनी के की टेक्निकल्स यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है एंड उनकी क्या कैपेसिटीज हैं एंड उनका कोई प्रोडक्ट किसी कंट्री में बैन तो नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये इंडस्ट्री वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, तो ये स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज कर रही है। जब आप पीयर स्टडी करेंगे तो इन सब पॉइंट्स का आपको खास ध्यान रखना है। इंडिया में कंपनीज इस सेक्टर में क्रैम्स बिजनेस में है। आई एम श्योर आपने ये टर्म पहले सुना होगा, तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ब्रीफली समझा देती हूँ कि क्रैम्स का बिजनेस क्या होता है। इनोवेटर कंपनीज की हमने अभी बात की थी जो ड्रग डिस्कवरी करते हैं। इन जनरल मैं बात कर रही हूँ, दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू एग्रोकेमिकल्स, कि जो इनोवेटर कंपनीज होती हैं वो पहले पेन पेपर लेके मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स डेवलप करते हैं, फिर उसके प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होती है। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में एनिमल्स पे भी टेस्ट होते हैं, इसी में 2-3 साल लग जाते हैं। सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद कंपनीज एफडीए के पास न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करती हैं। फिर ये आगे ह्यूमन ट्रायल्स की तरफ मूव होता है। इसके भी 2-3 फेजेस होते हैं। पहले कम लोगों पे टेस्ट किया जाता है, फिर ज़्यादा लोगों पे टेस्ट किया जाता है, फिर और ज़्यादा लोगों पे टेस्ट किया जाता है। सो यू कैन इमेजिन कि इसमें कितना ज़्यादा खर्चा होता है। और अगर इन ट्रायल्स में फेल हो गए तो फिर से वही पहले स्टेप पे जाना पड़ेगा, पेन पेपर पे मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाने जाओ। सो इट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। इतने सालों की मेहनत और इतना काम आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। दिस इज अ बिग रिस्क। अब हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि बहुत पैसे लगते हैं। इसके बाद एफडीए एप्लीकेशन रिव्यू करने के लिए भी 18 मंथ्स और ले लेता है। इसके बाद भी फेलियर के चांसेस होते हैं। तो आप समझो चैलेंजेस क्या हैं। इन कामों में 10-15 साल लगे कंपनी को, फिर सक्सेस रेट भी बहुत ही कम है, अराउंड 9-10%। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है एंड हेविली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। सो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कंपनीज फेस करती हैं, इनोवेटर कंपनीज। इन्हीं चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए होता क्या है कि यही इनोवेटर कंपनीज अपना कुछ काम आउटसोर्स कर देते हैं। किसको आउटसोर्स करते हैं? क्रैम्स या सीआरओ को। सीआरओ यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी सिर्फ रिसर्च करती हैं। एंड क्रैम्स यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। ये कंपनीज रिसर्च के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। तो काम आउटसोर्स करना इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली दोनों ही तरीके से काफी यूजफुल है इनोवेटर कंपनीज के लिए, क्योंकि रेगुलेशंस इतनी ज्यादा हैं,
गाइडलाइंस इतनी रैपिडली चेंज हो रही हैं दैट इट इज फोर्सिंग अ कंपनी टू प्रोवाइड मोर एंड मोर डेटा, और टेस्ट और ज़्यादा टेस्टिंग कंडक्ट करो, डिफरेंट लोकेशंस पे जाके करो, एंड साथ साथ रिस्क असेसमेंट एनालिसिस भी करो टू मेंटेन टू रिमेन कंपेटिटिव इन दिस इंडस्ट्री। अब ये सारे काम आपको क्रैम्स कंपनीज प्रोवाइड कर देती हैं, इसलिए ये कंपनीज एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन की तरह देखी जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक इनोवेटर कंपनी है BASF, वो अपना काम आउटसोर्स करती है। एंड इंडिया में अगर हम क्रैम्स के एग्जाम्पल्स लें तो काफ़ी सारे हैं। एग्रोकेमिकल्स में ही PI इंडस्ट्रीज, UPL, रैलिस इंडिया, SRF, धानुका एग्रीटेक, ये सब कंपनीज हैं। सो इन एग्रोकेमिकल स्पेस क्रैम्स केटर करता है आपका एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंटेशन, रेगुलेटरी अफेयर्स एंड कंसल्टेंसी, फील्ड एंड लैब टेस्टिंग, एंड ये जितनी भी सारे फॉर्मेलिटीज होती हैं ये सब क्रैम्स कर देता है। इसमें इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये काफी फ्रेगमेंटेड मार्केट है एंड आउटसोर्सिंग की डिमांड इंक्रीज हो रही है। सो इंडिया कैन बी द हब इन CROs फॉर एग्रोकेमिकल्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंडस्ट्री। आई एम श्योर ब्रीफ में आपको समझ आ गया होगा कि जब आप एग्रोकेमिकल कंपनीज को पढ़ने जाएंगे तो उसकी पीयर्स के साथ स्टडी कैसे करनी है, क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए, क्या क्या आपको चेक करना है। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और कौन सी इंडस्ट्रीज को समझना चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।